Hi, we will. We will find a way or make one. Today is 16th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं छत्तीसगढ़ में है ये गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क लोकेटेड। स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम रेड पांडा है। प्रोक्सिमा सेंटाउरी सेकेंड नियरेस्ट स्टार है टू द अर्थ आफ्टर द सन। एरेटोस्थेनिस ने कॉइन किया था ये वर्ड जिसका नाम है ज्योग्राफी। ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ है। और वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल है ग्वालियर एक शहर है, मध्य प्रदेश में है। इट इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर, किस रिवर के किनारे ग्वालियर बसा है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये किस स्टेट पे है। विच इंडियन यूनियन टेरिटोरी यूटी has been declared India's first union territory to become 100% organic। कुछ दिन पहले हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ा था, ये 100% ऑर्गेनिक हो गई है। एक बुक है धर्म डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, इस बुक के ऑथर का नाम बताइए। अंडमान एंड निकोबार का स्टेट एनिमल क्या है। एंड हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया था। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है इन द लर्च। फार्मर्स ने ये वर्ड यूज किया है। इन द लर्च का मतलब टू बी इन अ वल्नरेबल एंड अनसपोर्टेड पोजिशन, किसी को वल्नरेबल और अनसपोर्टेड पोजिशन में छोड़ना, इन द लर्च। रैम्पेज, एक मूवी भी आई थी। रैम्पेज का मतलब है टू मूव थ्रू अ प्लेस इन अ वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल मैनर पे, यूजुअली भीड़ भाड़ ऐसे एरिया में रैम्पेज होना। मैजिक वैंड, इसका मतलब है किसी प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन देना। किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है और समथिंग इज प्रोवाइडेड एज अ सॉल्यूशन और वो उसका मैजिक वैंड है। स्टेपिंग स्टोन, हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो ये एक स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए। एन एक्शन और इवेंट दैट हेल्प्स वन टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ स्पेसिफाइड गोल। आप कंसिस्टेंटली सिस्टमैटिक स्टडी करें, ये स्टेपिंग स्टोन होगा एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। ट्वाइलाइट होता है मतलब सनसेट और फुल नाइट, एक बुक भी है ट्वाइलाइट, सनसेट और फुल नाइट के बीच का शाम, दैट इज ट्वाइलाइट। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के। आज हम पढ़ेंगे महाबलीपुरम। वी विल टॉक अबाउट पोस्टल बैलेट एनआरआई को, वैक्सीन ड्राइव एडिटोरियल, मिड मॉडरेशन, इन्फ्लेशन। आज हम फिर से देखते हैं इन्फ्लेशन के एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देन पंजाब हरियाणा नीड टू लुक बियॉन्ड एमएसपी क्रॉप्स, लीड आर्टिकल है, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स हैं यहाँ पे। फ्रॉम अ डिजिटल इंडिया टू अ डिजिटल भारत, हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं ये जो वाईफाई आ रहा है पीएम वानी, ये काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छा प्लान है डिजिटल पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए। ब्रिटिश पीएम टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। नेताजी का म्यूजियम बन रहा है 125th एनिवर्सरी पे। S-400 और काटसा, यूएस सैंक्शंस लगाता है काटसा, विल गेट टू नो। टर्की। देन दिस इज विजय दिवस, आज विजय दिवस है। और सोल्जर्स, ये 17 SSB बैंगलोर में ये लाइंस लिखी हुई हैं। देन दिस इज गोट डंकी, एक हिमालय सैरो स्पॉट हुआ है स्पीति वैली में। और ये मैप है सऊदी अरेबिया का, अरेबियन पेनिनसुला का। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। ये द हिंदू है और ये इंडियन एक्सप्रेस है, अवर रेफरेंस मटेरियल। कल वेबसाइट में यू हैव शोन सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट, इतने सारा ज्वाइन हुआ। आई वॉज रीडिंग अबाउट आप सब इतने क्वालिफाइड हैं। मैं यूट्यूब एनालिटिक्स में भी फिर मैंने देखा हमारा जो मैक्सिमम व्यूवर्स है ना वो इस एज ग्रुप के हैं, 25 to 35, अराउंड 60% हैं 25 to 35 एज ग्रुप। सो वी नीड टू लेवल अप द कंटेंट, विल डू दिस। सेकेंड, एप्लीकेशन बना सकते हैं बट एप्लीकेशन का ना यूटिलिटी ज़्यादा होता नहीं है, एप्लीकेशन की इतनी यूटिलिटी नहीं है। वेब ज़्यादा बेटर है और वेब को ही हम मोबाइल फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं और हमको यहाँ पे पार्टिसिपेट एज अ कम्युनिटी करना पड़ेगा सो दैट ये काफ़ी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म रेडी हो। सेकेंड,
इसमें ऑल दो काफ़ी टाइम लग गया है, अब आई विल फोकस ऑन दिस। मैथमेटिक्स में प्रायोरिटी है, इस मैथ्स की सीरीज भी हम स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर एंड फर्स्ट न्यूज़। दिस इज रिटर्न टू नॉर्मलसी, अ साइट टू सी। कोविड-19 हुआ तो जो मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ मॉन्यूमेंट्स में फुटफॉल कम हो गया था, वापस नॉर्मलसी आ रही है, टूरिज्म ओपन हो रहा है। ये जो मॉन्यूमेंट है, दिस मॉन्यूमेंट इज मम्मलापुरम। मम्मलापुरम ऑन ट्यूसडे, डे आफ्टर मॉन्यूमेंट्स वर ओपनड आफ्टर अ गैप ऑफ 8 months। ये फ्रंट पेज का न्यूज़ है। दिस इज रिटर्न टू नॉर्मलसी। मम्मलापुरम बहुत इंपॉर्टेंट साइट भी है, इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। दूसरा इम्पोर्टेंस है, वुहान समिट के बाद जो इनफॉर्मल डायलॉग्स हुए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और 11 जिनपिंग, यहाँ पे कोकोनट वाटर पी रहे हैं, तो वुहान समिट के बाद मम्मलापुरम समिट हुआ था। अब मम्मलापुरम इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट। मम्मलापुरम ना एक शहर है, ये बे ऑफ बंगाल में है, इधर चेन्नई एंड ग्रेट सॉल्ट लेक, साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में है। यहाँ टेम्पल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, और इन टेम्पल्स को बनाया था पल्लव डायनेस्टी ने 7th to 8th सेंचुरी, 7th and 8th सेंचुरी में। सो दीज आर वेरी ओल्ड। सी फ्रंट शोर टेम्पल है, शोर का मतलब ही किनारा होता है। सी फ्रंट शोर टेम्पल है। 3 ऑर्नेट ग्रेनाइट के श्राइन्स है यहाँ पे। कृष्णाज बटर बॉल मैसिव बोल्डर है। सो गणेश रथ स्टोन टेम्पल भी है। हिस्टोरिकल, कल्चरल और डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है महाबलीपुरम का, मम्मलापुरम का। पल्लवा डायनेस्टी, अब कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज होती है टू प्रोटेक्ट कंजर्व दीज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। ये न्यूज़ इसलिए न्यूज़ में आया था बिकॉज एएसआई ने बैरिकेड्स लगाने पड़ गए थे एएसआई को। वाई? बिकॉज पीपल यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए बिल्डिंग्स में चढ़ जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स में, और ये मॉन्यूमेंट्स डैमेज होता है। तो वी शुड नो अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल। प्रोटेक्ट एंड कंजर्व हेरिटेज, इथिक्स, एथिक्स हैं ये हमारे। एक और स्कीम है मॉन्यूमेंट्स के लिए, उस स्कीम का नाम है एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। सो दिस इज अबाउट मम्मलापुरम, महाबलीपुरम रिटर्न टू नॉर्मलसी। फ्रंट पेज में बाकी जो दूसरी न्यूज़ है, दैट इज कोल्ड वेव स्वीप सिटी, मिनिमम टेम्परेचर ड्रॉप टू 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड। फार्मर का प्रोटेस्ट, अब फार्मर प्रोटेस्ट के कारण लॉकडाउन टाइप सिचुएशन है, बॉर्डर मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो उससे जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हैम्पर हो रही है। मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फार्मर्स आर बीइंग मिसलेड, प्रोटेस्ट गो ऑन अमिड इम्पैस, इज गवर्नमेंट सीरियस ऑन अ सॉल्यूशन। सो दिस इज अबाउट प्रोटेस्ट एंड फार्मर बिल। सेकेंड न्यूज़ है यहाँ पे, लॉ मिनिस्ट्री नॉड सॉट ऑन पोस्टल बैलेट्स फॉर एनआरआई। लॉ मिनिस्ट्री की परमिशन मांगी गई है पोस्टल बैलेट के लिए। किन के लिए? एनआरआई के लिए, नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए। पोस्टल बैलेट जो होता है, इससे रिलेटेड एक सर्विस ऑलरेडी है, वो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये बैलेट भेजे जाते हैं सर्विस इलेक्टर्स को, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सर्विसेज में डिफरेंट जगह पोस्टेड है, उनके लिए एक सिमिलर प्लेटफॉर्म, एक सिमिलर प्रोविज़न है। बट क्यों ना ये चीज़ एक्सटेंड करें नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए भी। तरीका क्या हो सकता है? एनआरआई क्या होते हैं? वो हैं तो इंडियन सिटीजन, उनके पास जो इंडियन सिटीजनशिप है, ड्रॉप नहीं किया है उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन वीज़ा है, बट दे आर वर्किंग समवेयर एल्स, वर्ल्ड के किसी दूसरे पार्ट में वो वर्क कर रहे हैं। अब समबडी इज़ वर्किंग इन यूएस, वो वोट डालने के लिए तो इंडिया आ भी सकता है, बट उसमें टाइम कितना लगेगा एंड पैसे कितने लगेंगे, तो वो प्रेफर करेगा कि फीजिबल नहीं हो रहा है, तो वो अपना वोट जो है, राइट है, उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ वाई नॉट वी आर प्रोवाइडिंग देम पोस्टल बैलेट। ये आर्ग्यूमेंट है इलेक्शन कमीशन का। इसके लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ये रूल्स हैं, इसको अमेंड करना ज़रूरी होगा ताकि वो पोस्टल बैलेट सेंड कर सके एनआरआईज को इलेक्ट्रॉनिकली, और एनआरआई उसका प्रिंट निकालेंगे, वोट डालेंगे, और उस वोट को हम फिर रिसीव कर लेंगे। रिसीव कैसे करेंगे? कुछ दिन पहले एक न्यूज़ टैम्पलेट आया था जिसमें लिखा था कि एनआरआई क्या कर सकते हैं, अपना वोट रिसीव किया इलेक्ट्रॉनिकली, उसका प्रिंट निकाला, वोट डाला, और वहाँ की जो लोकल एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे आके उसको सबमिट कर देंगे। इंडियन एम्बेसी फिर बाय पोस्ट उसको इंडिया में ले आएगी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलायबिलिटी भी आ जाएगी पोस्टल हैंडलिंग में। सो दिस इज़ ऑल्सो वन वे। तो इलेक्शन कमीशन इज एम्फेसाइजिंग
पोस्टल बैलेट जो है इसको एनआरआईज को भी प्रोवाइड कराना है, और फॉर दैट एनआरआई को वोट प्रोवाइड कराने के लिए, पोस्टल बैलेट प्रोवाइड कराने के लिए लॉ मिनिस्ट्री का मैंडेट नॉट सॉट आफ्टर है यहाँ पे। अब गेट रेडी बाय स्टेट असेंबली। अभी बहुत सारे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं। स्टेट असेंबली इलेक्शंस असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो इस चीज़ को फास्ट ट्रैक करने की बात कर रहा है। ऑलरेडी इन प्लेस यहाँ पर है सर्विस वोटर्स के लिए, एनआरआई को भी एक्सटेंड करने की बात है। अब ये क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में कि जो राइट टू वोट है वो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर लीगल राइट है। तो जो राइट टू वोट है वो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है राइट टू वोट। राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट उसके जो डिटेल्स प्रोसीजर होते हैं वो आते हैं दिस आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब हम सबके पास लक्ष्मीकांत है, ओपन दिस टू चैप्टर्स, आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951। बुक के आखिर में दिया हुआ है, 2-3 पन्नों के चैप्टर्स है। रीड दीज चैप्टर एंड प्रिपेयर अ नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीवेयर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ टाइम पहले हमने इसको डिस्कस भी किया था। रिवाइज इट, आरपीए 1950 एंड 1951, जस्ट प्रिपेयर अ नोट। 4-5 पॉइंट इधर लिखिए, 4-5 पॉइंट इधर लिखिए, आरपीए 1950 एंड 1951। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नेक्स्ट इज दिस, सी, एम्स नर्सेज यूनियन सस्पेंड स्ट्राइक फॉलोइंग हाई कोर्ट ऑर्डर। ये जो राइट टू स्ट्राइक है ये क्या है आप बताओ। राइट टू स्ट्राइक क्या है? फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, या राइट ही नहीं है? राइट टू स्ट्राइक। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। कोल्ड वेव ये सेकंड पेज है। डैम्पन प्रोटेस्ट स्पिरिट, डैम्पन स्पिरिट मतलब उत्साह कम हो रहा है। देन दिस इज पेज नंबर 4, इन द लर्च। इन द लर्च मतलब डिफिकल्ट पोजिशन पे छोड़ना, अबैंडन करना, इन द लर्च। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है वैक्सीन ड्राइव। वैक्सीन ड्राइव, वैक्सीनेशन नियर फ्यूचर में आ रहा है, विद इन अ मंथ। वैक्सीनेशन का डिलीवरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अश्योरेंस ऑफ सेफ्टी, एफिकेसी एंड लॉन्ग टर्म फॉलो अप आर एसेंशियल। वैक्सीन सेफ होनी चाहिए, वैक्सीन का जो पर्पज है वो एफिकेशियस होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म फॉलो अप भी लेना पड़ेगा, बिकॉज ये जो वैक्सीन हैं इमरजेंसी यूज प्रोविजंस में इनको अलाउ किया जा रहा है। डिटेल्ड अभी इसका प्रोसीजर नहीं कंप्लीट हुआ है, इमरजेंसी यूज में इसको अलाउ कर रहे हैं। तो एक लॉन्ग टर्म फॉलो अप यहाँ पे ज़रूरी होगा, बिकॉज वैक्सीनेशन के मैनी टाइम्स साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप देखना कई जगह पोलियो वैक्सीनेशन जो होता है पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं अपने बच्चों में। एप्रीहेंशंस होते हैं, फियर्स होते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये जो वैक्सीन है इसके अगेंस्ट जो एप्रीहेंशंस है इसको भी सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होगा। सी, ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, फाइन थ्योरीज एंड गुड पॉलिसीज आर ऑफन फ्रस्ट्रेटेड इन देयर एनकाउंटर विद फैक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस इन द फील्ड। पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, वर्क प्लानिंग बहुत अच्छा होता है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है वो सक्सेस नहीं हो पाता। ये चीज़ ऑन एंड ऑन डिफरेंट थ्योरीज पॉलिसीज में हमने देखा है कि ऑन पेपर तो वो बहुत अच्छा दिखेगा, बट जब प्रैक्टिकल की बात आएगी, फील्ड का टेस्ट होगा, वो उसको पास नहीं कर पाएगा। तो वैक्सीनेशन में वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और फॉलो अप इज नेसेसरी। हमने वैक्सीन के डोज दिए, उसके बाद साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, दिस वी नीड टू टेक केयर। तो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग रोड। वैक्सीन हेजिटेंसी एक टर्म है, वैक्सीन हेजिटेंसी, जैसे आगे एक सर्वे में भी लिखा है, यूएस में फाइजर मॉडर्ना का अप्रूवल मिला, बट 50% जो पॉपुलेशन है ना वो वैक्सीनेशन लेना ही नहीं चाहती फर्स्ट दफे पे। क्यों? बिकॉज दे आर एप्रीहेंसिव। वैक्सीन हेजिटेंसी, और ये कोई नई बात नहीं है, पोलियो में भी हमने ऐसा देखा, डिफरेंट वैक्सीनेशंस में भी देखा, पीपल हेजिटेट वैक्सीनेशन लेने में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्लियर करें फॉग है, अनसर्टेनिटी है, उसको क्लियर करें, वैक्सीन की सेफ्टी बताएं, एफिकेसी बताएं, लोगों को उनका डर दूर करें, और किसी भी बड़े काम को करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। वैक्सीनेशन में भी यही फिलॉसफी वर्क करेगी। वैक्सीनेशन में सेंटर अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, स्टेट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, टास्क फोर्स बनाने पड़ेंगे,
सो ब्रेक डाउन ऑफ टास्क डाउन टू द लोवेस्ट गवर्नेंस रंग, दिस इज द हाईलाइट। एथिक्स में केस स्टडी लिखना है आपको कुछ, तो यूज दिस लाइन, ब्रेक डाउन ऑफ टास्क डाउन टू द लोवेस्ट गवर्नेंस रंग। ये एक सेंटेंस आपने लिख दिया ना, इट विल मेक अ वेरी गुड इम्पैक्ट। ब्रेक डाउन ऑफ टास्क डाउन टू द लोवेस्ट गवर्नेंस रंग, बिकॉज जो गवर्नमेंट होती है ना वो ऐसे ही चलती है। गवर्नमेंट में हमको जो चेहरा होता है ना, वो चेहरा होते हैं ये क्लास 1 ऑफिसर्स, ये दिखते हैं, ये प्रेजेंटेशन देंगे, मीडिया के पास आएंगे, बातें करेंगे, डिसीजन लेंगे, बट जो एक्चुअल काम होता है ना, ये पूरा सिस्टम करता है, गवर्नमेंट की मशीनरी करता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उनको हम बाईपास नहीं करें। ब्रेक डाउन द टास्क डाउन टू द लोवेस्ट गवर्नेंस रंग, बिकॉज एक्चुअल जो वर्क होगा ना वो ये ग्राउंड स्टाफ करता है, तो वी नीड टू डू दिस। वैक्सीनेशन ड्राइव, देन माइल्ड मॉडरेशन, इन्फ्लेशन के बारे में ये आर्टिकल है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी रिपोर्ट देखा, आरबीआई का मैंडेट होता है इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के अंदर कंटेन करना। इन्फ्लेशन एक हद तक रहना अच्छी बात है, इन्फ्लेशन 6% से ऊपर जा रहा है मतलब दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। तो आरबीआई फिर क्या करेगा, स्टेप मेजर्स लेगा इन्फ्लेशन को कट करने का। आरबीआई क्या करेगा, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा, लिक्विडिटी कम करेगा, मार्केट से जो पैसा है उसको ड्राई अप कर देगा, सो दैट इन्फ्लेशन डाउन है। तो माइल्ड मॉडरेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड बताया जा रहा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन अनचेक्ड हुआ तो ये हैम्पर कर सकता है नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी। नेसेंट मतलब अभी बस शुरुआती हुई है वहां पे, नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी को हैम्पर कर सकता है इन्फ्लेशन। सो दैट इज वाई माइल्ड मॉडरेशन इज नेसेसरी। अब नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन मतलब कीमतों में बढ़ोतरी, प्राइस राइज हो रहा है मतलब वो इन्फ्लेशन है। रिटेल इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूसली हाई रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है अराउंड 6.93% बना हुआ है, और मैंडेट कितना है 4 ± 2 मतलब 6% से ऊपर जा रहा है। दिस इज द रीजन आरबीआई फर्दर रेट कट करने से बच रहा था। आरबीआई ने ऑल्दो अकोमोडेटिव रेट पॉलिसी रखा है, बट इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा हेडेक है। मैंडेट 4 ± 2 होना चाहिए। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा रहने का रीज़न क्या बताया गया, रीज़न बताया गया बिकॉज लॉकडाउन हुआ, सप्लाई बॉटलनेक्स आए, तो शॉर्टेज हुआ और डिमांड ज़्यादा था, तो इन्फ्लेशन हो गया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे लॉकडाउन में अब ईज अप भी हो रहा है, तो फूड अब सॉफन हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन होता है ना वो फूड में होता है, पेरिशेबल में होता है। ये बहुत वोलाटाइल होते हैं, इनकी प्राइस बहुत तेज़ी बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। कोर इन्फ्लेशन मोरलेस स्लो होता है और वो रियल भी होता है। पेरिशेबल और वेजिटेबल्स वोलाटाइल है। अभी देखना, कुछ दिन पहले हमने देखा था अनियन की प्राइस बढ़ गई थी, टोमेटो की प्राइस बढ़ गई थी, बिकॉज ये वोलाटाइल है। द पॉइंट इज, इन चीज़ों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। की प्रोटीन सोर्सेज जो हैं उसमें आते हैं पल्सेस, एग, मीट और फिश। कंटिन्यू टू रजिस्टर वरिंग हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। हम माल न्यूट्रिशन डेली पढ़ रहे हैं, पोषण अभियान भी पढ़ रहे हैं। इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है कि हमारे यहाँ दिस प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं पल्स, एग, मीट और फिश, और इनमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो दिस कैन नॉट बोड वेल फॉर द वाइडर पॉपुलेशन न्यूट्रिशनल वेलबींग। तो मतलब दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, ये गुड इंडिकेटर नहीं है पॉपुलेशन की न्यूट्रिशनल वेलबींग का। दिस प्रोटीन सोर्सेज, ये सेंटेंस भी यूज करना है, प्रोटीन सोर्सेज। सो दैट इज वाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना एक बहुत बड़ा काम होता है। अनचेक्ड इन्फ्लेशन से मैनीफोल्ड रिस्क आती है नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी को। अब इन्फ्लेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। इन्फ्लेशन मतलब कीमतों में बढ़ोतरी है। आपकी तनख्वाह पहले भी 1000 रुपये थी, अभी भी 1000 रुपये है, बट पहले 1000 रुपये में बहुत सारे सामान आ जाते थे बिकॉज इन्फ्लेशन कम था। अब कीमतों में बढ़ोतरी हो गई तो 1000 रुपये में आप कम सामान खरीद पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 1000 रुपये की वैल्यू कम हो गई। तो डिसएडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होता है तो अनसर्टेनिटी आती है, लोअर इन्वेस्टमेंट आता है। एक आपने देखा होगा जिम्बाब्वे का भी आपने न्यूज़ देखा था, वहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी, तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। वैल्यू जो होती है ना करेंसी की वो कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। हाई इन्फ्लेशन ऑफन लीड्स टू लो ग्रोथ एंड लेस स्टेबिलिटी, वॉलेटिलिटी आती है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है बिकॉज आपके सामान महंगे हो गए तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे।
To reduce inflation can lead to recession. Inflation can lead to recession. To reduce inflation can lead to recession. Economic slowdown हो सकता है. Fall in value of saving है. आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए रखें, उस वैल्यू का कम हो जाएगा प्राइस अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगी तो. इफ़ वेजेस डोंट कीप अप, जो लोअर है रियल वेजेस वो कम हो जाएगी. रियल वेजेस मतलब मिल तो 100 रुपये ही रहे हैं आपको, 1000 रुपये मिल रहे हैं, बट उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है. तो ये डिसएडवांटेजेस हैं इन्फ्लेशन के. ऑल राइट. और एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस मतलब 4% से कम बनी हुई है, वो 2 से 4% है, तो दैट इज गुड, दैट इज हेल्दी. मॉडरेट इन्फ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी ग्रो कर रही है. मॉडरेट इन्फ्लेशन का मतलब है एडजस्टमेंट रियल वेजेस. मॉडरेट इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस एडजस्टमेंट हो रहा है. इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन. तो इन्फ्लेशन बुरा है, बट डिफ्लेशन और भी बुरा है. डिफ्लेशन का मतलब होता है रेसेशन आ रहा है वहां पे. तो ये एडवांटेजेस हैं इन्फ्लेशन के. बट द अगेन थिंग इज इक्विलिब्रियम. इन्फ्लेशन अगर 4 ± 2% पे बनी हुई है, इट इज़ गुड. 4 ± 2% का बैरियर क्रॉस कर रही है, चाहे नीचे वाला बैरियर या ऊपर का, इन्फ्लेशन इज बैड फॉर इकोनॉमी. दिस इज द थिंग. ओके. फर्दर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 NCERT. माइल्ड मॉडरेशन एंड प्रोटीन. अब हमने ये टॉपिक देखा इन्फ्लेशन. हम बैंक का एग्जाम, यूपीएससी का तो फेवरेट है ही, आरआरबी, एवरीवेयर दिस इन्फ्लेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग? Discuss the tools that are used for inflation targeting. How effective have they been in India? Try to discuss this. कि what is inflation? अब इसको आंसर लिखना है ना, मैं ब्रॉड गाइडलाइन बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं. सबसे पहला तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है. इसमें 3 सवाल पूछे हुए हैं. व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग? तो जैसे ये 10 नंबर का सवाल होगा तो करीब 2.5-3 नंबर इसके होंगे, 2.5-3 नंबर इसके होंगे, 3 समथिंग इसके होंगे. तो ऐसे करके ये 10 नंबर हुआ है. आपने पूरे शब्द अगर इधर ही खर्च कर दिए ना तो आपको केवल 3 में से मार्क मिलेंगे. 3 में से बहुत अच्छा लिखा है तो 1-2 नंबर मिल जाएगा. तो दैट इज वाई पूरा प्रश्न करना जरूरी है. व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग? अब आपके पास वर्ड्स भी से 150 है तो करीब 50 वर्ड्स में ये लिखिए. डिस्कस द टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. आरबीआई क्या करती है? इंटरवेंशन करती है, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करती है. टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेटिव हो सकती है, लिक्विडिटी को वो ट्राई करेगी चेंज करना, रेट कट्स हो सकते हैं, रेट हाई हो सकती है. तो ये टूल्स है इन्फ्लेशन टारगेटिंग. अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग अपर इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नीचे वाला भी, कि इन्फ्लेशन अगर कम है तो बढ़ाना है, ज़्यादा हो रही है तो कम करना है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग. अब ये सेकेंड पार्ट हुआ. 50 वर्ड्स में ये लिखिए. हाउ इफेक्टिव हैव दे बीन इन इंडिया? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए. आरबीआई यूजुअली देखे ना, जब से 2016 दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई है, यूजुअली आरबीआई ने अच्छा काम किया है यहाँ पे. हाउ इफेक्टिव हैव दे बीन इन इंडिया. अब इसको पूरा टोटलिटी में लिखना है. और कितने शब्दों में लिखना है? 150 वर्ड्स में. तो वर्ड्स जो है ना उसका हमें वेस्टेज नहीं करना है. टू द पॉइंट लिखिए. पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, एंड दैट्स ऑल. ओके. सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. अंडरस्टैंड दिस थिंग. सिंप्लिसिटी. सीधा जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. ओके. दिस इज द थिंग. एंड बी सिंपल, बी ट्रू, एंड बी ओरिजिनल. सो दिस इज द फोर्थ वन. अब जो नेक्स्ट है दैट इज पंजाब हरियाणा नीड टू लुक बियॉन्ड एमएसपी क्रॉप्स. ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. इस आर्टिकल में रूट कॉजेज बताए हैं कि जो एग्री क्राइसिस है वो सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा में देखने को क्यों मिल रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. अगर हम टेकल करना चाहते हैं एग्री क्राइसिस को तो हमें इसके रूट्स पे जाना होगा. रूट्स कहाँ पर है? कोर ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टेट्स थे ये, हरियाणा और जो पंजाब थे. ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट, इम्पैक्ट, इवन नुकसान इन दोनों स्टेट्स को हुआ है. दे मस्ट शिफ्ट टू हाई वैल्यू क्रॉप और प्रमोट करें नॉन फार्म एक्टिविटी. अब ये क्या है? कुछ दिन पहले हमने एक और वर्ड देखा था, डाइवर्सिफाई. इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज करते हैं कि सारे जो एग्स हैं ना वो एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए. पंजाब और हरियाणा ने क्या किया? ये अर्ली एडॉप्टर्स थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के और ये मेजर बेनिफिशियरी भी थे. इनके पास कैपिटल मिला, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स मिले, वाटर अवेलेबिलिटी भी थी और अर्ली स्टार्ट मिल गया. तो ये मेजर बेनिफिशियरी रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन के. ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था?
हम पहले शिप टू माउथ कंट्री थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने ये डिसाइड किया कि हमें जो क्रॉप प्रोडक्शन है इसको बढ़ाना है, और इसके लिए हम साइंटिफिक मेथड्स लेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लेंगे, इरिगेशन फैसिलिटी लेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट लेंगे, साइंटिफिकली हम इसको करेंगे। तो दैट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? यू आंसर दिस क्वेश्चन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेजर बेनिफिशियरी हुए पंजाब और हरियाणा। इन्होंने एग्री मॉडर्नाइजेशन भी किया, फायदे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बम्पर यील्ड हुआ, प्रॉस्पेरिटी आया, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आया इस पूरे रीजन में। अब ये अलग बात है कि ये ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाया, बिकॉज यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी नजर आई। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के नेगेटिव्स हुए, एक सेक्शन बहुत अमीर हो गया, दूसरा सेक्शन नहीं हुआ, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आई, मटेरियलिज्म की टेंडेंसी इंक्रीज हुई। तो देयर वर चैलेंजेस टू, बट ओवरऑल यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आई। अब पहले तो हमें ज़रूरत थी हार्वेस्ट की बहुत ज़्यादा, तो हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज किया, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे भी करके प्रोडक्शन बढ़ाना है। बट एक टाइम आया 15-20 ईयर्स बाद, हम शिप टू माउथ से सेल्फ सफिशिएंट हो गए, ट्रांजिशन हो गए। अब हमारी ये पॉलिसी चेंज हो गई कि कैसे भी करके प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब हमें कमियां नज़र आने लग गई कि यहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर लेवल डिग्रेड हो रहा है, सॉइल का यहाँ पे बंजर हो रही है, हमें कमियां नज़र आने लग गई। अब फार्मर्स जो यहाँ के थे उन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया। अभी भी मैक्सिमम फार्मर्स यहाँ पे व्हीट या पैडी, राइस या व्हीट, केवल दो ही चीज़ लगा रहे, डाइवर्सिफाई नहीं है। और हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, वैल्यू होता है, उसके बाद अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लग जाती है। तो सेम चीज़ हुआ, इनकी इनकम फॉल होने लग गई। और जो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड, बिहार, यहाँ पे भी राइस कल्टीवेशन ने कैचअप करना चालू कर दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे इनकम फॉल होने लग गई, प्लेटू आ गया, इनकम मिल नहीं रही है, फसल का इनकम मिल नहीं रहा है। तो दैट इज़ वाई इनकी डिपेंडेंसी बढ़ने लग गई एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। कंज्यूमर प्रेफरेंस भी ओवर द टाइम हम देखें तो सीरियल से कंज्यूमर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वैल्यू मिल नहीं रहा है। द होल थिंग इज़ कि यहाँ पर फॉल इन इनकम हुआ, इसमें प्लेटू आ गया, एक हद के बाद यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम जो पंजाब हरियाणा फेस कर रहा है। अब सरकार एमएसपी देती गई, एमएसपी लीगल तो था नहीं, बट सरकार का भी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये अभी हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी देखा, यहाँ स्टॉक्स का ओवरलोड हो रहा है। तो एमएसपी जो पॉलिसी है ये कॉन्टिन्यूसली हम ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, स्टॉक्स ओवरलोड हो रहा है। और इंटरनेशनल में भी देखें ना तो पूरा वर्ल्ड हमें एक ही बात पे क्रिटिसाइज करता है, वो है एमएसपी। इवन कनाडा भी हमारे अगेंस्ट वोट करता है कि हम एमएसपी क्यों देते हैं फार्मर्स को। तो दिस इज द थिंग, बट इसमें वेलफेयर का भी एंगल है, तो ये कंटिन्यू रहा। एनवायरमेंटल इश्यूज हुए, और एक और जो दूसरी चीज़ हो रही है वो हो रहा है जनरेशन चेंज। फार्मर का एक जनरेशन था, अब जो नया फार्मर आ रहा है 2020 का फार्मर है, एज अ प्रोफेशन जिसने लिया है, बहुत सारे लोग तो फार्मिंग एज अ प्रोफेशन लेना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, बिकॉज वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, उन्हें कूल फैक्टर नहीं आ रहा है वहाँ पे। जो जनरेशन चेंज हुआ, इसकी भी डिमांड्स एंड एस्पायरेशंस चेंज हो रहे हैं। अब इसमें पूरे में हम देखें तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं एग्रीकल्चर में, ट्रेडिशनल ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टेट्स में आए हैं, वो लीगलाइजिंग एमएसपी के बजाय शिफ्ट फ्रॉम एमएसपी क्रॉप टू हाई वैल्यू क्रॉप हो सकता है। ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो सकता है। हम प्रमोट करें नॉन फार्म एक्टिविटी को, जैसे बाकी सब राज्यों ने किया, नॉन फार्म एक्टिविटीज को भी करें, वहां पे प्रमोट करें, ताकि एक तो एग्री इनकम है उनका, उसके साथ साथ अलाइड इनकम भी बने, अलाइड सोर्सेज बने एग्रीकल्चर इनकम के। हाईटेक एग्रीकल्चर लाएं, प्रमोशन करें फूड प्रोसेसिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स में फूड प्रोसेसिंग इज अ बिग थिंग। हम पुश करें पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन में, मॉडर्नाइज करें वैल्यू चेन्स को, एक नेटवर्क बनाए एग्रो और एग्रो इनपुट इंडस्ट्रीज का। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एक सोर्स ऑफ इनकम के बजाय इनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो, क्योंकि एक क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, किसान की फसल खराब हो जाती है, तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना इज गुड। डायरेक्ट लिंक ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर्स दें कंजम्पशन एंड कंज्यूमर्स का, बिना इन्वॉल्विंग दिस इंटरमीडियरीज, ये इंटरमीडियरीज को हम बाईपास करें, ऐसा कुछ हम मैकेनिज्म बनाएं। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये आर्टिकल लिखा है
आर्टिकल लिखा है रमेश चंद जी एंड जसपाल सिंह जी, ये नीति आयोग के साथ हैं, मेंबर हैं, कंसल्टेंट है। व्यूज एक्सप्रेस्ड आर पर्सनल, बट दिस इज ऑल्सो वन व्यू पॉइंट विच वी शुड अंडरस्टैंड, ओके, कि रूट कॉज कहाँ पर हो रहा है पंजाब और हरियाणा में, एंड वाई इट इज रिक्वायर्ड टू लुक बियॉन्ड एमएसपी क्रॉप। ऑलराइट, इनोवेशन इज द सॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट फ्रॉम अ डिजिटल इंडिया टू अ डिजिटल भारत। इंडिया, अक्सर बोलते हैं इंडिया और भारत में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इंडिया और भारत, भारत मतलब जो ट्रेडिशनल हमारा गांव है जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वो मेजॉरिटी पोर्शन हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिजिटल डिवाइड आ रहा है, वहाँ पर हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराना है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर वानी प्रोजेक्ट जो कुछ दिन से हम देख रहे हैं, ये परफेक्ट है। इवॉल्विंग डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट द ब्रिज ई डिवाइड। इसमें क्या है, जैसे पीसीओ बनते थे ना, ऐसे ही पीडीओ बनाएंगे। जगह जगह किराना दुकान, पान की दुकान, जगह जगह ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड वे में वाईफाई हॉटस्पॉट्स जनरेट हो जाएंगे। इससे उन दुकान वालों को भी इनकम होगा और आसपास के एरिया को वो इंटरनेट सर्व करेंगे। अब बिकॉज ये ब्रॉडबैंड होगा, वाईफाई होगा, स्पीड अच्छी होगी, दिस इज द थिंग। बाकी जो 5G है ना, वो अलग चीज़ है। 5G जो होगा, इसमें कंपनीज आएंगी, स्पेक्ट्रम आएगा, इसको स्पेक्ट्रम का सेल होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा, दिस इज अ बिग बिग थिंग। जो पीएम वानी है, ये एक टेलर मेड प्रोजेक्ट है वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड कराने का, ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोवाइड करने का लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट की अगेन स्ट्रेंथ क्या है, सिंप्लिसिटी और डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट। ज़्यादा यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ज़्यादा टाइम एंड डिले नहीं है, अप्रूवल्स के लिए टाइम नहीं मिलेंगे, तो ये स्केलेबल है। टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो टेक्नोलॉजी जो वर्क करती है, उसकी मास रीच होना चाहिए और वो अफोर्डेबल होना चाहिए, ईजी एंड फंक्शनल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। एक मेरा फ्रेंड है, अभी गूगल में वर्क कर रहा है, यूआई में, वेबसाइट मैंने उसे दिखाया, उसके इनपुट्स भी लिए। द थिंग इज, हम जितना मिनिमलिस्ट रखें ना, उतना ही बेटर है। हमको चीज़ें उतना ही फंक्शनल रखनी चाहिए। फंक्शनल, हमें अननेसेसरी चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए, वरना क्या होता है, बल्क हो जाता है, एंट्रोपी आती है और वेट बढ़ता है, तो फिर फास्ट नहीं होती वो। सो ऑलवेज ट्राई टू डू दिस। अपनी जो पढ़ाई भी करते हैं ना, उसको जितना सिंपल एंड फंक्शनल रखेंगे ना, उतना ही फायदा होगा। वरना ये तो ऐसा है कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, बट डाइजेस्ट कैसे करेंगे उसे? ईजी एंड फंक्शनल। सो दिस इज द थिंग विद दिस पीएम वानी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। देन दिस इज ब्रिटिश पीएम टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये नेक्स्ट न्यूज़ है। बिफोर दैट यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मैटर, यस इट मैटर्स, इट इज़ अ लाइवली नेशनल स्पेस, माइक्रोकॉज्म ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स ब्यूटी एंड वार्ड्स, दिस इज रियली गुड। और हर इंस्टीट्यूशन का ना अपना एक इथोस होता है, कल्चर होता है, वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, ये ग्रेजुअली इवॉल्व भी होता है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। लॉ एंड डिसऑर्डर, several inadequacies in the justice delivery system lie hidden, disproportionate attention is given to the Supreme Court. Supreme Court continuously अभी स्क्रूटिनी हो रहा है, कंटेम्प्ट के चार्जेस में, जुडिशियल जजेस के कंडक्ट में भी, पर्सनल कंडक्ट में भी। अ टेस्ट फॉर घाना है, कैंडिडेट चैलेंज, कंटेस्टेड पोल। देन पीएफआई, दिस इज स्क्रैप करें कोटा, आईआईटी, एमओई, डू और डाई अमरावती, अमिड इम्पास प्रोटेस्ट कंटिन्यू। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि जो फार्मर्स हैं, दे आर बीइंग मिसलेड, गवर्नमेंट अकॉर्ड्स टॉप प्रायोरिटी टू देयर इंटरेस्ट। देन दिस इज स्पाइक इन रिटर्न ऑफ पीपल टू बांग्लादेश, मेडिकल स्टाफ नीड अ ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट, काफ़ी ओवरलोड हुआ है इनका भी वर्क। ब्लॉक लेवल मॉनिटरिंग हब्स प्लान, दिस इज अ गुड थिंग। डिसेंट्रलाइज्ड, गांधी जी ने बोला ही था, हमारा जो आर्टिकल 40 है, क्या बताइए आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40 डिसेंट्रलाइज करें, ब्लॉक लेवल मॉनिटरिंग हब्स प्लान। नाउ दिस इज ब्रिटिश पीएम टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। अभी यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब और ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब ऑन ट्यूसडे की टॉक्स हुआ, यहाँ पे इंडिया विजिट हुआ। यूके जा रहा है ब्रेग्जिट से, इंडिया आरसीईपी से दूर हुआ, कोविड-19 का बैकड्रॉप है, ये परफेक्ट है एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करने का। द टाइम इज परफेक्ट। यूके की जो पॉलिसी है वो इंडो पैसिफिक रीजन को फोकस कर रही है। इंडिया हमेशा से एक ही बात बोलता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो होता है वो रूल बेस्ड होना चाहिए,
रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, IR में ये वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज करना है आंसर में, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। यूएनएससी में इंडिया की पोजीशन है, अभी यूएनएससी की सीट हम स्टार्ट कर दिया है हमारा टेन्योर, ऑल्दो वो नॉन परमानेंट होगा बट वी आर देयर। एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप का टाइम है, स्टेपिंग स्टोन हो सकता है ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए भी, पोस्ट ब्रेक्जिट पोस्ट कोविड, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अभी बोरिस जॉनसन इंडिया आएंगे 26 जैन को, चीफ गेस्ट होंगे। ये जो पूरा एक महीना है ना, हम ब्रिटेन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन दिस इज अबाउट वाइस एडमिरल साहब, दिस पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। MOS, नेताजी का म्यूजियम प्लान्ड है कोलकाता में 125th एनिवर्सरी के टाइम पर। सुभाष चंद्र बोस साहब, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इंडियन नेशनलिस्ट, डिफाइंड patriotism made him a hero in India, whose attempt during World War II to rid India of British rule with the help of Nazi Germany and Imperial Japan left a troubled legacy। ये विकी में लिखा है। Born 23rd January 1897, 18th of August 1945। इंडियन नेशनलिज्म, तो यहाँ एक म्यूजियम बनाने की बात है। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है, अ स्लीव ऑफ सेलिब्रेशंस होंगे यहाँ पे। Then this is a family affairs, this is Innova, this is Toyota, this is Showcase, और ये है US imposes CAATSA sanctions on Turkey over S-400 purchase। ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल आ रही है बाहर से, अटैक हुआ है, ये आपको डिफेंड करेगा, काउंटर मिसाइल्स लगा के इसको एयर में ही डिस्ट्रॉय करेगा। दिस इज S-400 परचेज। नाउ द पॉइंट इज S-400 जो है ये है मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया, और USA रशियन आर्म्स एंड एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना चाहता है। तो टर्की ने खरीदा S-400 मिसाइल, ट्रंप ने अभी तक साइलेंस रखा था, बट अब टर्की पे लगेगा काटसा। वी वोंट टॉलरेट बिग डील्स विद रशियाज डिफेंस सेक्टर। ये ह्यूज डील है। S-400 डिफेंस सिस्टम जो रशियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अंकारा में लूट किया था। अंकारा इज कैपिटल ऑफ टर्की। तो S-400 क्या है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, रशिया ने मैन्युफैक्चर किया है एंड US इस बात को डिस्करेज करता है। अब टर्की जो है ना वो नाटो का भी अलाई है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज वाई US ने यहाँ पे सैंक्शंस लगाने की बात किया है S-400 मिसाइल सिस्टम, बिकॉज टर्की ने परचेज किया रशिया से। सेक्शन 231 है। काटसा का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। जो अमेरिका के एडवर्सरी हैं उनको काउंटर करना है सैंक्शंस एक्ट के थ्रू, क्योंकि उन्होंने परचेज किया रशियन आर्म्स को। तो टर्की पे ये ऐसे सैंक्शन लगाने की बात है। अब ये हम कहाँ से लिंक हो रहे हैं, इंडिया कहाँ से लिंक है? बिकॉज इंडिया ने भी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑर्डर किया है। इंडिया को अभी तक एग्जेम्पशन मिला था। लेट अस सी आगे क्या प्रोग्रेस होती है। बैन ऑन लोन्स होगा, सैंक्शंस लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में। देन दिस इज बोको हराम, फिर से न्यूज में है। ओवर 5 लाख युगर। दिस इज जिंजियांग कॉटन कोएज लेबर। चाइना में ह्यूमन राइट्स तो होते ही नहीं है, अंडर रिस्ट्रिक्शन। देन दिस इज बिजनेस। इंश्योरर्स पेंशन फंड मस्ट बी टैप्ड फॉर इंफ्रा। अब ये जो चीज़ है ना, इस पे थोड़ा डिफरिंग व्यू भी हो सकता है। इंफ्रा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, बट इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड ये काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड माने जाते हैं, और यूजुअली ये बहुत हाई जो ग्रेड होता है ना वहाँ लगते हैं, जैसे AA, AAA ग्रेड पेपर केवल यहीं पे इन्वेस्ट हो रहे थे अभी तक। अगर हम इसको लोअर कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे रिस्क भी आएगा। बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये है कि बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड, नेसेसरी है, तो इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स को भी हम इंफ्रा में यूज़ करें। टैप्ड फॉर इंफ्रा। एनकरेज करें इन्वेस्ट इन लोवेस्ट रेटेड डेट पे। इनकी रेटिंग होती है, जैसे AAA ग्रेड का पेपर है, AA का, जितनी बेटर रेटिंग है उतना ही वो सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। सो दिस इज द थिंग। गवर्नमेंट मस्ट अनवील स्टिमुलस टू स्पर डिमांड। स्पर मतलब शुरुआत करना, एनकरेज करना। स्टिमुलस मतलब सरकार खर्चा करे। सरकार खर्चा करती है ना तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है और इकोनॉमी को पुश मिलता है। GST रेट को भी स्लैश करें ऑटो में, बिकॉज ऑटो सेक्टर काफ़ी सफ़र कर रहा है। SIP होता है सिस्टमैटिक डिसइन्वेस्टमेंट म्यूचुअल प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP मंथली जो कट होती है, इसमें भी फॉल हुआ है, हिट हुआ है 31 मंथ लो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स। एक्सपोर्ट फॉल हुआ है, ट्रेड डेफिसिट श्रिंक हुआ है, करंट अकाउंट, कैपिटल में हम यूजुअली प्लस होता है BOP, करंट में डेफिसिट होता है।
स्क्रैपेज पॉलिसी शुड इंक्लूड गवर्नमेंट व्हीकल्स टू, पुराने जो गाड़ियां हो जाते हैं उनको स्क्रैप करें, रीयूज रिसाइकल करें। ऑयल का प्राइस फिर बढ़ रहा है बिकॉज वैक्सीन ऑप्टिमिज्म इज देयर। सो दिस इज बिजनेस न्यूज और ये स्पोर्ट्स है ऑस्ट्रेलिया सीरीज। अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट है, मिसलीडिंग फार्मर शूटिंग फ्रॉम देयर शोल्डर्स फॉर पॉलिटिक्स, एंड दिस इज जॉनसन। यस टू रिपब्लिक डे, इनवाइट टॉक्स ऑफ क्वांटम लीप्स इन टाइज, नेक्स्ट 1 मंथ हमारा पूरा फोकस होगा यूके पे। देन दिस इज कीपिंग वार्म एट दिस इनोवेशन, ये इन्होंने गीजर बना लिया यहाँ पे वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड बाथ का। इंडियंस जो होते हैं ना ये बहुत जुगाड़ू होते हैं, इनोवेट करते हैं ये। देन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, विजय दिवस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, विजय दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सी, विजय दिवस जो है ये हम कोमेमोरेट करते हैं 16 दिसंबर को बांग्लादेश एंड इंडिया में। बांग्लादेश का मिलिट्री विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन वॉर ऑफ 1971 और लिबरेशन हुआ बांग्लादेश का फ्रॉम पाकिस्तान, और इसमें इंडियन आर्मी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। द वॉर दैट लिबरेटेड बांग्लादेश, ये पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था यहाँ पे। 1971 का इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है दैट वाज लेड बाय इंडियन आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ, एक्सेप्शनल ऑफिसर। हमारे यहाँ कुछ ही ऑफिसर है जिनको 5 स्टार जनरल का रैंक मिला है। आप नाम बताओ, 5 स्टार जनरल, यूजुअली 4 स्टार होते हैं, 5 स्टार जनरल का रैंक किन ऑफिसर्स को मिला है? विजय दिवस। जब मैं यहाँ 17 एसएसबी बैंगलोर गया था एसएसबी में, वहाँ ये एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी, मैंने इसको अपनी डायरी पे लिख लिया था। ये लाइन है, सोल्जर्स आर नॉट वॉट वी मोस्ट ऑफन सी पोर्ट्रेड ऑन द स्क्रीन। जो मूवीज में दिखाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। द बेस्ट ऑफ देम, द वंस हु असेंड टू जनरल स्टार्स, आर थॉटफुल स्टूडेंट्स ऑफ देयर प्रोफेशन। थॉटफुल स्टूडेंट्स ऑफ देयर प्रोफेशन, स्कॉलरली कमेंटेटर ऑन हिस्ट्री, वेल लर्नेड होते हैं, एंड गिफ्टेड ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, जैसे प्रोफेशन ऑफ आर्म्स है, इज एवरी बिट एज ब्रॉड एंड डीप एज मेडिसिन और लॉ। जैसे ये बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है ना, ऐसे प्रोफेशन ऑफ आर्म भी एक बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है। जैसे फिजिशियंस होते हैं, ऑफिसर्स मस्ट नो देयर सब्जेक्ट इन एवरी डिटेल, होमवर्क हमेशा करना चाहिए फिजिशियंस डॉक्टर्स की तरह। फॉर दे डील इन द करेंसी ऑफ लाइफ एंड डेथ, डील इन द करेंसी ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड सम मिस्टेक्स कैन नेवर बी करेक्टेड। आप सीओ, आपके एक कमांड पे 200-250 जवान अपनी जान देने को रेडी है, इट्स अ बिग थिंग। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटेड एंड वेरी वेरी प्रोफिशिएंट। लाइक अटॉर्नी, दे मस्ट प्लान एवरीथिंग इन एक्सक्यूसिव डिटेल, डिटेल में प्लान करें, बिकॉज इन सम अरीनाज यू हैव बट वन चांस टू गेट इट राइट। सो दिस इज अ मैटर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी। वेरी गुड लाइन्स, ये लिखा है इनटू द स्टॉर्म से ये लाइन्स लिखा है, और यहाँ एक पोस्टर में ये ऐसा लिखा हुआ है 17 एसएसबी बैंगलोर में। सो दीज आर द लाइन्स। विजय दिवस। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट परफेक्ट गुरु स्टीप्ड इन इंडियन ट्रेडिशन, रॉडम नरसिम्हा, एंड दिस इज एक्सप्लेन सेक्शन। एक्सप्लेन में भी सेम चीज है, पंजाब बियॉन्ड पैडी एंड व्हीट, फार्मर प्रोटेस्ट हैव लेड टू क्वेश्चन कि जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन पैडी और व्हीट का हुआ, पैडी मतलब राइस, स्पेशली इन पंजाब, हाउ मच ऑफ दीज क्रॉप्स इज ग्रोन एंड व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर डाइवर्सिफिकेशन। हर जगह बात हो रहा है डाइवर्सिफिकेशन का। दिस इज यूएस सर्वे डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजन। ये वापस स्पॉट हुआ है सैरो, ये हिमालयन सैरो है, स्पॉट हुआ है स्पीति वैली में। ये जो स्पैरो है ना, इसको जो एक्सपर्ट्स हैं किस रैंक में क्लासिफाई करें, इसमें कंफ्यूजन होता है। बायोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया है हिमालयन सैरो को क्योंकि ये रिजेंबल करता है गोट, डंकी, काऊ, पिग। ये मीडियम साइज मैमल है, लार्ज हेड है, थिक नेक है, शॉर्ट लिम्स हैं, म्यूल लाइक ईयर्स एंड अ कोट ऑफ डार्क हेयर है। दिस इज हिमालयन सैरो। काफी टाइम बाद ये स्पॉट हुआ है। एडिटोरियल में डाइवेस्टमेंट है, अभी गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी भी ला रही है, डाइवेस्टमेंट ज्यादा करना है। डाइवेस्टमेंट रोड मैप, बिकॉज सरकार का एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ से जनरेट करना चाहती है सेल करके, डाइवेस्टमेंट करके। लिस्टिंग चैलेंजेस हैं। लिस्टिंग चैलेंजेस इज अबाउट इनॉक्यूलेशन, कोविड इनॉक्यूलेशन, वैक्सीनेशन। आवर ऑफ डार्कनेस है, अभी गूगल आउटेज हुआ था, इसने हमें बताया कि हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी में। सीड्स ऑफ ट्रस्ट ज़रूरी होते हैं, एंड दिस इज डिफेंडिंग फॉर लास्ट बेस्टन।
इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस ओवरऑल 21st सेंचुरी के लिए। अगेन आर्म्ड फोर्सेस में भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, नेचर ऑफ जो वॉर है ना, नेचर ऑफ डिफेंस है, ये चेंज हो रहा है, वॉर चेंज हो रहा है, वॉर टाइम टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, तो यहाँ भी मॉडर्नाइजेशन करना ज़रूरी है। क्विक हो, निम्बल हो, स्मार्ट हो, पेविंग वे फॉर डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर वानी, यहाँ पे अगेन काफ़ी तारीफ हुआ है प्राइम मिनिस्टर वानी का, गेम चेंजर हो सकता है ये। द वर्ल्ड न्यूज़ है, डेमोक्रेसी प्रिवेल्ड, बाइडेन को कंफर्म कर दिया है इलेक्टोरल कॉलेज का विन। मैक्रोन एड क्लाइमेट गोल्स इन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। सी, ये 10 साल होने को आ रहे हैं अरब स्प्रिंग पे। 2010-11 ही मेरा इनिशिएशन था, न्यूज़पेपर आई स्टार्टेड रीडिंग। अरब स्प्रिंग जो आया था ना, अब इसके बाद अब देखते हैं, प्रोटेस्ट हुआ और देन इतने सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए। आफ्टर 10 ईयर्स व्हाट इज व्हाट, किस जगह हम पहुंचे, कहाँ हमने मिस किया, इन सब चीज़ों को भी समझना देखना ज़रूरी है। देन रिकवरी टू बी फास्टर देन प्रिडिक्टेड, फोकस ऑन सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। बजट कंसल्टेशन चालू हो गया है, बजट आने से पहले कंसल्ट होगा कि क्या डिमांड है, किस तरीके से आगे बढ़े, बजट कंसल्टेशन। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। आज हम अरेबियन पेनिनसुला देखते हैं। कल रेड सी देखा था हमने, ये रेड सी था, सिनाई पेनिनसुला। ये जो पूरा है ना, 3 साइड से वाटर है, दैट इज अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ सबसे बड़ी कंट्री है सऊदी अरेबिया, मदीना, मक्का, इंपॉर्टेंट साइट्स। देन ये यमन है, ये ओमान है, ये यूएई है, यमन, ओमान, यूएई, ऐसे यमन, ओमान, यूएई। ये गल्फ ऑफ ओमान है और नीचे यहाँ पे अरेबियन सी एंड दिस इज रेड सी। यहाँ पे आता है फिर पर्शियन गल्फ और ये ईरान हो जाता है। यहाँ 2 कंट्री हैं, एक तो ये कतर है और ये बहरीन है, बहरीन आइलैंड्स हैं, सी बहरीन आइलैंड्स हैं। सो बहरीन, दिस इज कतर, दिस इज यूएई, ओमान, यमन एंड सऊदी, एंड यहाँ पे कुवैत है। तो ये जो पोर्शन है, दिस इज पेनिनसुला, 3 साइड वाटर, रेड सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी। सो दिस इज अरेबियन पेनिनसुला। So today we talked about Arabian Peninsula, Himalayan Sero, herbivore है ये, spot हुआ है ये, these are very good lines into the storm। विजय दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑयल का प्राइस बढ़ा है, स्क्रैपेज पॉलिसी है। दिस इज अगेन इन न्यूज, S-400 काटसा टर्की। सुभाष चंद्र बोस साहब, नेताजी म्यूजियम 125th एनिवर्सरी, ब्रिटिश पीएम चीफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ होंगे। डिजिटल इंडिया टू डिजिटल भारत, एंड दिस इज अगेन अ गुड आर्टिकल, MSP क्रॉप। इन्फ्लेशन क्या होता है, लेट्स प्रिपेयर दिस टॉपिक। देन वैक्सीनेशन ड्राइव, लॉ मिनिस्ट्री, महाबलीपुरम। सो दिस इज 16th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.